हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका डॉक्टर ए आर यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 7वीं का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रहे हैं। राजनीति विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, राजनीति विज्ञान जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें 10 अध्याय है। जिसमें फर्स्ट इकाई जो है उसका नाम है भारतीय लोकतंत्र में समानता। ये शिक्षकों के लिए है, ये आपके काम की चीज नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं समानता से। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्ययन में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं है। हम कांता की कहानी से चर्चा कर आरंभ करेंगे। तो यहाँ पे समानता की बात हुई है। समानता किसे कहते हैं और समानता वास्तव में हर जगह पर समानता है या नहीं है, ये दो चीजें अलग अलग पहलू है। कांता एक घर में काम करने वाली लड़की है, औरत है, जिसकी छोटी बेटी बीमार है। ये सबसे पहले उस दिन वोटिंग हो रहा है। वोटिंग किसे कहते हैं आप सबको पता होगा। हम अपने देश की सरकार को चुनने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो उसे हम अपना मत डाल के उसे चुनते हैं। हमें यह अधिकार मिला हुआ है कि हम अपनी सरकार चुन सके। हम किसे अपनी सरकार, अपने देश के नीति नियम बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए किसे चुनेंगे, ये हम पर निर्भर करता है। तो हम सबको एक मत मिला हुआ है। हम फिलहाल 1.25 करोड़ आबादी वाली जनजाति वाला देश कहलाते हैं। हमारा देश की जनसंख्या बहुत ही विशाल है। पहले हम दूसरे नंबर पे, विश्व के दूसरे नंबर पे जनजाति वाले, सबसे ज़्यादा जनजाति वाले देश कहे जाते थे। लेकिन आज की तारीख में तो अगर फिर से गिनती होगी तो शायद हम पहले नंबर पे आ जाएंगे। चीन के बाद हम दूसरे नंबर पे विश्व के सबसे ज़्यादा जनजाति वाले देश में शामिल थे। तो अभी तो जब जनजाति की गणना होगी तब की तब बात कही जाएगी। अभी तो समानता की बात हो रही है। जिस दिन कांता उठी उस दिन क्या था, वोटिंग था। वोटिंग के दिन सबसे पहले क्या हुआ, तो कांता गई और वोटिंग के लाइन में लग गई। देखिए ये लाइन में वो लगी हुई है, ठीक है। जिसके अंदर अब्दुल रहमान जो कि कारीगर है, शबनम बानो जो कि गृहिणी है, ग्रेसी लेलेंग जो कि परामर्शदाता है, आइजैक लेलेंग जो कि सरकारी अधिकारी है, रुखसाना मिर्जा जो कि मीडिया कर्मी है, योगराज जो कि बेरोजगार है, अशोक जैन जो कि उद्योगपति है। ये अलग अलग कैटेगरी के लोग देखिए एक ही लाइन में खड़े हैं। क्या करने के लिए, मत देने के लिए। तो ये जो मत देने के लिए जब लाइन में ये खड़ी रही, तब उसे क्या लगा कि अरे अरे, हमारे जो सेठ हैं वो भी हमारे साथ में लाइन में खड़े हैं, मतलब कि हम सब एक समान हैं। वो सोच के और वो गर्व महसूस कर रही थी सुबह के टाइम। ठीक है, सुबह के टाइम ये सारी बातें हुई। मताधिकार की समानता। फिर उसके बाद जब उसका दिनचर्या शुरू हुआ, तो तब की ये स्टोरी है। चलिए पढ़ लेते हैं और आपको समझा देती हूँ इसके बारे में। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्क को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो। इसे, जैसे कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह सभी लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करना है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि
वह अन्य सबके बारे बराबर है। वह यह सोच के खुश है कि वोट देने की लाइन में वो सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे-जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है जिससे कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उसकी जीवन दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती है, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अतः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। बस जरा सी बेटा, ऐसा बोलकर वह अपनी बेटी को चुप कराती है और वो मन में सोचती है कि क्या मैडम भी हमारी तरह इस लाइन में खड़ी होती? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो वो अपने बच्चे का इलाज, अगर उसका बच्चा बीमार होता तो वो अपने बच्चे का इलाज किसी अच्छी जगह पर कराती और ज़्यादा पैसा खर्चा करके प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाती। लेकिन इसके पास पैसे नहीं होने की वजह से यह सरकारी अस्पताल के लाइन में खड़ी है और आसपास उसने नज़र घुमा के देखा, सारे लोग गरीब ही उसके साथ खड़े थे लाइन में। तो अगर लाइन में वोटिंग के लाइन में अमीर-गरीब समान है, तो बाकी सब जगहों पर असमान क्यों है? ऐसा कांता के मन में चल रहा था, क्योंकि जब सुबह को वोटिंग देने के लिए कांता निकली थी, तो उस टाइम पे जिस लाइन में वो खड़ी थी, उस लाइन में अमीर-गरीब, बड़े-छोटे सब इंसान जात-पात, धर्म को भूल के एक लाइन में एक समान होकर एक वोट देने के लिए खड़े थे। लेकिन जैसे-जैसे दिन गुजरता गया, घर में जब वो झाड़ू पोछा लगाने लगी, तो उसने देखा कि उसके मेम साहब और साहब आराम से बैठकर अपना काम कर रहे हैं और वो जो काम करने के लिए आई है झाड़ू पोछा का, वो काम कर रही है। उसे पैसा देते हुए मालकिन क्या बोली कि आज मैं उधार दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बार-बार मैं उधार दूँगी। ठीक है? उसको समझा रही है कि बार-बार आपको उधार नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें जो थी, जिसे सोचकर वो असमानता फ़ील कर रही थी, महसूस कर रही थी कि हम सब असमान ही हैं, हम समान नहीं हैं। अगर हम समान होते, तो मालकिन और नौकर का यह रिश्ता नहीं बनता। अन्य प्रकार की असमानताएँ, तो ये थी ऊपर जो देखा हमने, वो थी पैसे की समानता, जिसमें पैसे की असमानता जिसे हम देखें। वैसे ही अन्य और भी बहुत सारी प्रकार की असमानताएँ हैं, जात-पात, लिंग, ऊँच-नीच, धर्म, ये सारी असमानताएँ हैं जो कि हमारे देश में हमें दीमक की तरह खा रही है। तो ये दूसरी एक असमानता की हम चलो बात करते हैं। कांता की कहानी तो अमीर-गरीब की असमानता में हमने देखी। अभी दूसरी जो कहानी देख रहे हैं उसमें है अन्य प्रकार की असमानताएँ, जिसके अंदर हम देखेंगे कि दूसरी असमानताएँ, फर्स्ट हमने कांताबाई की असमानता देखी जिसमें अमीर-गरीब के बारे में तफ़ावत दिया हुआ था। अब हम देखेंगे कि नाती के आधार पर, जाति के आधार पर किस तरह से भेदभाव होता है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जाति व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं, तो जाति पहचानते होंगे। जाति पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो चुका होगा। मतलब कि जाति भेद आपको बहुत ही छोटी आयु में समझ में आ गया होगा कि क्या जाति भेद होता है। लेकिन आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो शायद यह सोचोगे कि लोग अब जाति-पात में विश्वास नहीं करते। परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए, तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या
टूटा हुआ। और इस शब्द का इस्तेमाल करने करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं, कक्षा में मुझे दूसरे से अलग बैठना पड़ता था और वह भी फर्श पर, क्योंकि बैठने की टाटपट्टी पर जगह नहीं होती थी। कभी-कभी मुझे सबसे पीछे दूरी पर बैठना पड़ता था, बिल्कुल दरवाजे के पास। कभी-कभी बिना किसी कारण वे मुझे मारा-पीटा करते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्राध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, मुझ जैसे छोटे एवं कमजोर शरीर वाले की तुलना में मैदान बहुत बड़ा था और उसकी सफाई करने में मेरी पीठ दर्द करने लगी। मेरा चेहरा धूल से भर गया। धूल मेरे मुंह के अंदर चली गई थी। मेरी कक्षा के दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। प्राध्यापक अपने कमरे में बैठे मुझे देख रहे थे। मुझे एक बार पानी पीने की भी अनुमति नहीं दी गई। मैं दिन भर झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों के दरवाजों और खिड़कियों से शिक्षक और लड़के यह तमाशा देख रहे थे। ओम प्रकाश से अल, अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही। और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने उनके बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, तुम एक शिक्षक हो, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मास्टर इतना याद रखना, यह यही पढ़ेगा इसी स्कूल में। और अकेला यह नहीं, इसके बाद और भी बहुत से यहाँ पढ़ने आएंगे। तो ये जो लड़का है, बच्चा है, ये चौथी कक्षा में पढ़ रहा था। ये एक लेखक है, बहुत ही प्रभावशाली लेखक है, जिसका नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इनके बहुत सारे प्रसिद्ध लेख हैं। तो ये अपनी आत्मकथा बता रहे हैं कि इन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन जब लिख रहे थे, तो उसमें उन्होंने अपना परिचय देते हुए बताया कि चौथी कक्षा में उनके साथ किस तरह से नीचे जाति के होने की वजह से उनके साथ में भेदभाव किया गया था। उन्हें झाड़ू लगवाया जाता था और 2 दिन तक लगातार उनसे स्कूल में झाड़ू लगवाया जा रहा था। शिक्षक भी जो थे वो इस बात से सहमत थे और उनसे बच्चों को दूसरे बच्चों को अलग रखते थे और इस बच्चे को अलग काम देते थे और इसे पढ़ाते नहीं थे। और बाकी सब बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते थे और ये झाड़ू लगाता था, जबकि ये गया था पढ़ने के लिए। लेकिन ये नीची कक्षा का होने की वजह से, नीची जाति का होने की वजह से इसके साथ में भेदभाव हुआ। तो यह वो उनकी आत्मकथा है। और इनके जो पिता थे उसने मास्टर जी को बताते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि मेरा एक बच्चा दलित समाज का जो है वो पढ़ाई करने के लिए आया है और आप ऐसा काम करवा रहे हैं ताकि मेरा बच्चा ना यहाँ से स्कूल छोड़ के चला जाए। ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा स्कूल छोड़ के नहीं जाएगा और मेरे बच्चे जैसे और भी बहुत सारे दलित बच्चे आपके यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे। इन शॉर्ट, ये समाज की जो गंदी सोच है, उस सोच के सामने इनकी आवाज इन्होंने बुलंद की। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है
और किराए पर मिल सकते हैं। वे वह पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि पड़ोस से मछली पकने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहते हैं। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्होंने एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। हाँ, तो मित्रों, यहाँ तक हमने क्या समझा कि ये जो अंसारी परिवार था, दंपति थे, ठीक है, पति पत्नी, इनका नाम अंसारी यानी कि ये मुस्लिम समुदाय से थे और मुस्लिम लोगों को भी कहीं ना कहीं हमारे देश में नीचा देखा जाता है। तो इन विचारों का सिर्फ इतना ही गुनाह था कि यह नीची जाति यानी कि मुस्लिम समुदाय से थे और मुस्लिम समुदाय हमारे देश में 12% ही मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बाकी के 81% भारत के अंदर हिंदू धर्म के लोग हैं और 1% के अंदर बाकी के अन्य क्रिश्चियन, बौद्ध ये सब अन्य धर्म के लोग हैं। तो इसीलिए यह इनका कारण था इन्हें मकान न मिलने का कि यह मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे और मुस्लिम लोगों को यह कोई भी अपना घर देना नहीं चाह रहा था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मुस्लिम लोग नीचे लोग होते हैं और नीची ज्ञाति के लोगों को घर देके और आपका घर जो है वो दूषित हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सब विचार रखने वाले लोग जो थे जो कि आज भी समाज के अंदर है, तो ये सब कहानियां यह दर्शाती है कि हमारे लोगों के विचार कितने भेदभाव भरे हैं। तो समानता इसमें कहाँ है? हम लोग समानता की बात करते हैं, समानता हमारे संविधान में लिखा है, लेकिन वास्तव में समानता जो है वो असमानताओं के बीच में फंसी हुई है। तो ये जो चैप्टर है उसमें हम अभी यहाँ तक ही करते हैं। आगे का जो अध्याय है वो हम अगले वीडियो में ज़रूर से लेंगे। तब तक ये जो चैप्टर है उसे हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे का अध्याय हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डॉक्टर AR यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, अगर पसंद आएगा तो खुद ब खुद लाइक पे बटन दब जाएगा। थैंक यू।